दोस्तों, ये इस कहानी का थर्ड पार्ट है। सही से समझने के लिए आप प्रीवियस एपिसोड्स देख ले और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो जब जिम का परिवार यहाँ आया, वो रात बहुत डरावनी थी क्योंकि कुछ लोग आरवी में फंसे थे। कुछ अंधेरा होने से पहले घरों में पहुंच ही नहीं पाए, मगर किसी तरह वो रात गुजर गई। जिम के परिवार को टाउन में लाया गया है। ईथन यानी उनका बेटा, उसका इलाज चल रहा है। अभी ये लोग एक साथ है। जेड नामी आदमी जो दूसरी कार में था, यहाँ आते समय वो बेहोश हो गया था। उसे होश आता है वो भी आधी रात को। वो चिल्ला रहा था क्योंकि केनी ने उसे बेड से बांधा था। अब डोना उसके पास आती है, कहती है कि चिल्लाओ मत, सब सो रहे हैं। जेड हैरान था, पूछता है कि तुम कौन हो, मैं कहाँ हूँ। सुबह डोना उसे सारी बात समझाने की कोशिश करती है क्योंकि जेड नहीं जानता था वो कितनी बड़ी मुसीबत में है। जेड एक बिलियनर था, उसमें एटीट्यूड भी था। खैर, जब डोना उसे सारी कहानी सुनाती है कि असल में ये जगह क्या है, रात को क्या निकलते हैं और उसका दोस्त टॉबी मर चुका है उन राक्षसों के हाथों। जेड एक लम्हे के लिए खामोश हो जाता है, फिर वो हंसने लगा, उसे गाली देता है और कहता है कि तुम सबने क्या एक्टिंग की, ये जरूर टॉबी का कोई प्रैंक होगा, मैं उसे जानता हूँ। वो डोना से कहता है कि तुमने तो कमाल कर दिया, बिल्कुल करेक्टर में घुस चुकी हो तुम। एलिस से कहता है कि तुम्हें मेहनत करनी चाहिए। डोना और एलिस कुछ नहीं कहते क्योंकि ऐसे तो वो जेड को यकीन नहीं दिला सकते थे। जेड ये मानने को तैयार ही नहीं था। फिर वो कहता है कि अब आगे क्या मुझे कोई मिस्ट्री सॉल्व करनी होगी जिससे मैं स्केल के दूसरे पड़ाव में जा सकूं। वो ना एलिस की बात सुनता है ना डोना की, बल्कि वो तो तारीफ करने लगा कि ये सब तुम लोगों ने कितना असली बनाया है। जेड इतनी आसानी से यकीन करने वाला नहीं था। वो बाहर निकलता है। एलिस डोना से पूछता है कि क्या आप चाहती है कि मैं उस पर नजर रखूं, तो डोना कहती है कि नहीं, ये टाउन से दूर नहीं जा सकता। रात होने से पहले इसकी अकल खुद ही ठिकाने आ जाएगी। जेड बाहर आता है, एक लड़की से साइकिल लेता है और टाउन का चक्कर लगाने लगा। जेड जितना खुश और एक्साइटेड लग रहा था इस टाउन में और कोई भी नहीं था, क्योंकि उसे अभी तक अंदाजा ही नहीं कि वो एक जहन्नुम में फंसा है। वो डाइनर में जाता है और केनी से बात करता है। जेड को लग रहा था यहाँ हर इंसान एक्टर है। केनी से कहता है कि क्या तुम मुझे कोई हिंट दोगे जिससे मैं ये मिस्ट्री सॉल्व करूं, मगर केनी बेचारा भी उसकी बात नहीं समझ पा रहा था। पूछता है कि तुमने किसी से बात की। जेड कहता है कि हाँ, वो डोना नामी औरत। खैर, केनी भी हैरान था। उसे पता था कि यहाँ आने वाले हर इंसान को थोड़ा समय लगता है। कॉफी पीने के बाद जेड वहाँ से चला जाता है। अब हमें शेर बॉयड दिखाया जाता है जो काफी परेशान था। परेशान इसलिए क्योंकि प्रैंक के परिवार के साथ जो हुआ, दुख तो उसे इस बात का था ही कि वो बेचारे मर गए, मगर बॉयड ने इस कम्युनिटी में कुछ नियम बनाए थे। एक नियम ये भी था कि अगर किसी की भी गलती की वजह से टाउन का कोई मर गया या किसी ने जानबूझकर किसी को मार डाला तो उसे यहाँ एक बॉक्स में रखा जाएगा। ये बॉक्स बॉयड ने ही बनाया था। जिस इंसान को सजा देनी हो उसे बॉक्स में रखा जाएगा और फिर वो राक्षस आकर उसे मार देंगे। आज तक बॉयड ने ये बॉक्स यूज तो नहीं किया था और अब प्रैंक दोषी था, उसे सेल में रखा गया था। बॉयड उसके पास जाता है और कहता है कि देखो फ्रैंक, मुझे तुमसे कोई जाती दुश्मनी नहीं है। फ्रैंक खामोश था, फिर कहता है कि लॉरेन तुम्हें पसंद करती थी। वो अक्सर कहती थी कि तुम बाकी सब की तरह नहीं हो, सबको सुरक्षित रखने के लिए तुम सख्त फैसले लेते हो। असल में बात ये थी कि बॉयड ये नहीं चाहता था कि वो प्रैंक को सजा दे। हाँ, इसमें प्रैंक की गलती थी कि उसका परिवार मारा गया, मगर प्रैंक शुरू से ऐसा नहीं था। ये जगह इंसान को पागल बना देती है, इसीलिए वो बाहर में जाता था कि अपने गम को बुला सके। मगर बॉयड ने ये नियम सारे कम्युनिटी के सामने ही बनाए थे, तो अब इसे पीछे हटना मुश्किल था। केनी और उसकी माँ भी बहुत दुखी थे क्योंकि केनी की पिता की मौत हो गई। असल में वो सेरा नामी लड़की, वो डाइनर में ही काम करती थी एलिजाबेथ के साथ ही। अभी तक किसी को ये मालूम नहीं कि जो हुआ सेरा की वजह से सिर्फ सेरा के भाई को पता है, जिसने अभी तक किसी को नहीं बताया। सेरा डाइनर में आती है और ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उसने कुछ किया हो। वहाँ जेड अभी भी टाउन में घूम रहा था। वो एक शेड में जाता है, उसे लगा शायद यहाँ कोई राज छुपा होगा। वो जैसे ही अंदर जाता है, सामने ही वो देखता है कि एक लाश पड़ी है और उस लाश के ऊपर एक भारी भरकम पत्थर है। जेड हैरानी से देखने लगा तो वो लाश आवाजें निकालने लगी। डर के मारे जेड जमीन पर गिर गया।
जब वो दोबारा देखने की कोशिश करता है तो वहाँ कुछ भी नहीं था। इसने जेट को डराया जरूर, मगर अब भी वो यही मान रहा था कि ये किसी तरह के स्पेशल इफेक्ट्स हो सकते हैं। वो उस शेड से बाहर निकलता है और वापस से टाउन में जाता है। वो चिल्ला रहा था, अपने दोस्त टॉबी की तारीफें कर रहा था कि ये सारा खेल उसी का है। ईथन को अभी भी सफेद कपड़ों में वो छोटा लड़का नजर आ रहा था। ईथन उसकी तरफ देखकर हाथ हिलाता है तो वो लड़का भी उसे हाथ हिलाता है और मुस्कुराता है। अब सवाल ये है कि अगर वो राक्षस सिर्फ रात को ही निकलते हैं तो ये बच्चा दिन के समय यहाँ क्यों है? ये तो कोई छुपी बात नहीं कि ये इंसान नहीं, क्योंकि अब हम इस कहानी को काफी समझ चुके हैं। और ना ही ये कोई भूत हो सकता है, क्योंकि ये भूतों वाली कहानी तो नहीं। खैर, कुछ देर बाद ईथन अपनी बहन जूली से कहता है कि मुझे बाहर जाना है। जूली उसे बाहर ले आती है। बाहर विक्टर खड़ा था। वो कोई हिसाब लगा रहा था, जैसे वो एक इमारत और जंगल का फासला नाप रहा था। ईथन उसके पास आता है, पूछता है कि ये तुम क्या कर रहे हो? विक्टर अजीब सा है और उसके अजीब होने की वजह ये है कि वो छोटा बच्चा था जब वो यहाँ आया था, मतलब फंसा था। वो अपनी माँ के साथ आया था। उसने अपनी माँ को खो दिया, बल्कि उसने सभी को खो दिया जिन्हें वो जानता था। वो यहाँ अकेला ही पला बड़ा। उसके पास अभी भी अपने बचपन का वो लंच बॉक्स था और बच्चों की तरह वो ड्राइंग्स बनाता था। इस समय वो ईथन से बात नहीं करना चाहता था, मगर ईथन बार बार सवाल पूछ रहा था। इस पर विक्टर कहता है कि मुझे लगता है ये पेड़ अपनी जगह से हिल रहे हैं। मैं काफी समय से ये देख रहा हूँ। बाकी लोगों को मैं ये नहीं बता सकता, क्योंकि वो कभी भी मेरी बात को नहीं समझ पाएंगे। ईथन उस छोटे बच्चे की बात करता है, पूछता है कि क्या वो यहाँ आसपास रहता है। ये सुनकर विक्टर को हैरानी होती है कि क्या वो बच्चा व्हाइट कपड़ों में होता है। ईथन जवाब देता है कि हाँ। विक्टर ज्यादा कुछ नहीं कहता, बस इतना कि अगर वो तुम्हें दोबारा दिखे तो उसे कहना कि विक्टर ने याद किया है। इसका मतलब कि विक्टर भी उसे जानता है या फिर उसने भी उसे देखा है। कुछ देर बाद जूली आती है और ईथन को अंदर ले जाती है, क्योंकि उसे विक्टर से ऐसे ही डर लगता था। विक्टर की यह बात कि पेड़ अपनी जगह बदल रहे हैं, इसका मतलब यही है कि ये पूरी की पूरी जगह किसी के कंट्रोल में है। फादर आता है जिम के परिवार से मिलने और उन्हें कहता है कि अब तुम लोग यहाँ रहने वाले हो, हम तुम्हें कम्युनिटी में एक घर दे सकते हैं। वो ये भी कहता है कि यहाँ रहने का पहला नियम यही है कि हम सब इकट्ठा होंगे, जिसमें हर इंसान ये चुनता है कि उसे कम्युनिटी में रहना है या फिर कॉलोनी में। एक बार आपने जगह चुन ली तो आप अपना फैसला नहीं बदल सकते। अगर आप टाउन में रहने का फैसला करते हैं तो यहाँ आपको अलग घर दिया जाएगा, मगर नियम ये है कि रात को आप खिड़कियाँ और दरवाजे बंद कर लिया करें। इन दरिंदों से बचने के लिए हमारे पास पत्थर के ताबीज है। हर घर के दरवाजे पर वो होता है। अगर आपने नियम तोड़ा तो आपकी जान जा सकती है। चलते चलते टेबेथा उस बॉक्स को देख लेती है। वो फादर से पूछती है कि ये क्या है, तो फादर बताते हैं कि ये बॉक्स हमने उन लोगों के लिए बनाया है जो यहाँ के नियम तोड़ेगा। अगर उसकी वजह से किसी और की जान गई तो हम रात को उसे इस बॉक्स में बंद कर देते हैं सजा के तौर पर, मगर उसके साथ कोई तावीज नहीं रखते। इसका मतलब कि वो राक्षस उसे मार देते हैं। ये सुनकर जिम और टेबेथा को काफी हैरानी होती है। जिम पूछता है कि ये बॉक्स कितनी बार इस्तेमाल हुआ है। फादर कहते हैं कि आज रात ये पहली बार होगा, क्योंकि अफ्रैंक को इसमें रखा जाएगा। इसके बाद फादर उन्हें घर दिखाने ले जाते हैं और साथ ही ये भी बताते हैं कि आपके आने से पहले यहाँ एक परिवार रहता था, मगर उनके साथ एक हादसा हुआ। ऊपर का कमरा दिखाने के बाद टेबेथा काफी घबरा जाती है, पूछती है कि क्या यहाँ एक बच्ची की मौत हुई है, ये सब आखिर हुआ कैसे। तो फादर कहते हैं कि लापरवाही की वजह से इस बच्ची मेगन के पिता नशे की वजह से घर ना आ सके और उन दरिंदों ने इनका शिकार कर लिया। जिस घर में बच्चे होते हैं वहाँ खास ख्याल रखना पड़ता है। टेबेथा पूछती है कि ऐसा क्यों, तो फादर उसे समझाते हैं कि ये राक्षस इंसान को बहुत जल्दी फंसा लेते हैं और बच्चे सबसे आसान शिकार होते हैं। कमरे को खून से रंगा हुआ देखकर टेबेथा की तबीयत खराब हो जाती है। वो जल्दी घर से निकल आती है। जिम उसके पास आता है। टेबेथा कहती है कि मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। यहाँ एक छोटी बच्ची की मौत हुई है, हमें जाना होगा। मगर जिम उसे शांत करता है और समझाता है कि सुनो, ये लोग सच कह रहे हैं, क्योंकि मैंने खुद उन चीजों की आवाजें सुनी है। वो आरवी के अंदर आना चाहते थे। हम यहाँ फंसे हैं और अच्छा यही होगा हम इंतजार करें, वरना हमारा अंत भी ऐसा ही होगा। समय के साथ हम यहाँ से निकलने का कोई रास्ता ढूंढ लेंगे।
बॉयड को दिखाया जाता है जैसे कि अब हम जानते हैं कि वो इस बात से बहुत दुखी है कि वो प्रैंक को उस बॉक्स में बंद करने वाले हैं। हालांकि ये नियम खुद बॉयड ने ही बनाया था यहाँ के लोगों को डराने के लिए, ताकि ये यहाँ जिंदा रह सके। अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए वो चर्च में आता है, पादरी से बात करने की कोशिश करता है कि हमें ये रोकना होगा, हम प्रैंक को सजा नहीं दे सकते। मगर फादर कहते हैं कि नहीं, अगर तुमने इसे माफ किया तो बाकी लोग भी नहीं डरेंगे। कभी कभी हालात को बेहतर बनाने के लिए सही फैसले लेने चाहिए और प्रैंक को उस बॉक्स में तो जाना ही होगा। ये सुनकर बॉयड को अच्छा नहीं लगता। वो ये कहकर चला जाता है कि तुम एक पत्थर दिल प्रीस्ट हो। सीधा वो पुलिस स्टेशन आता है और प्रैंक से कहता है कि प्रैंक देखो, मैं तुम्हें भागने का एक मौका दे सकता हूँ। वो उसे पत्थर का ताबीज देता है, कहता है कि बस चले जाओ यहाँ से, तुम जिंदा रहोगे। प्रैंक पूछता है कि तुम लोगों से क्या कहोगे। बॉयड जवाब में कहता है कि मैं संभाल लूंगा, मगर मैं सिर्फ तुम्हें एक मौका देने वाला हूँ। फिर शाम होने से पहले सभी लोग एक मैदान में इकट्ठा हो जाते हैं, कॉलोनी वाले भी और कम्युनिटी वाले भी, क्योंकि आज जिम और उसके परिवार को चुनना था कि वो कहाँ रहेंगे। अगर वो कम्युनिटी में रहेंगे तो वहाँ के रूल्स अलग है, उन्हें अलग घर दिया जाएगा और उनका पर्सनल सामान होगा। पर अगर वो कॉलोनी में रहने को चुनते हैं तो वो सभी मिलकर एक बड़े से घर में रहेंगे और हर एक चीज को शेयर करना होगा। सामने ही पत्थर और पूल रखे गए थे। अगर वो पत्थर को चुनते हैं तो वो कम्युनिटी में रहेंगे, अगर पूल को तो कॉलोनी में। अभी तक जिम और टेबेता ने चुना ही नहीं था कि प्रैंक वहां आता है और सबके सामने कॉन्फेस करता है कि गलती मेरी ही है, वो मेरी वजह से मर गए, मुझे सजा मिलनी चाहिए। भला मैं उनके बिना इस दुनिया में जी के क्या करूंगा। बॉयड को वो ताबीज वापस करता है। तभी जेड जो वहाँ खड़ा था वो जोर जोर से हंसने लगा, क्योंकि उसे अभी भी ये एक ड्रामा लग रहा था। सभी लोग काफी सीरियस और दुखी थे और जेड सबका मजाक उड़ा रहा था, तारीफ कर रहा था कि वाह क्या एक्टिंग की है। इसलिए हाथ से पकड़कर बॉयड उसे बड़े पत्थर के करीब ले आता है और कहता है कि एक को चुनो। जेड पत्थर को चुनता है, मगर अब उसे काफी गुस्सा आया था, क्योंकि वो एक बिलियनर था। इसलिए सबको धमकी देता है कि मैं तुम में से हर एक की जिंदगी बर्बाद कर दूंगा, मुझे ये खेल और नहीं खेलना। तब कैनी आता है और जेड को अपने साथ ले जाता है। इसके बाद बॉयड जिम, टेबेता और जूलिया से पूछता है कि तुम लोग क्या चुनते हो। जाहिर सी बात है जिम और टेबेता कम्युनिटी को ही चुनते हैं, मतलब कि वो पत्थर लेते हैं। मगर यहाँ जूलिया को पता नहीं ऐसा क्या हुआ, वो पूल यानी के कॉलोनी को चुनती है। जिम और टेबेता उसे कहते हैं कि बेटा ये तुम क्या कर रही हो, तुम हमारे साथ रहोगी। मगर जूलिया उनकी एक भी नहीं सुनती। असल में इसके पीछे एक वजह है जो बाद में पता चलेगी। जिम और टेबेता बॉयड से कहते हैं कि ये बच्ची है, खुद से फैसला नहीं ले सकती। बॉयड कोशिश भी करता है मगर जूलिया मानने को तैयार ही नहीं थी। जिम और टेबेता पहले से ही मुसीबत में थे, अब बेटी भी अलग हो गई। मगर बॉयड जिम से कहता है कि फिक्र मत करो, कॉलोनी में मेरा बेटा है और वो जूलिया का ख्याल रखेगा। इसके बाद सभी चले जाते हैं। कैनी जेड को वहां ले आता है जहां पर उसके दोस्त टॉबी की लाश थी। कैनी उसे लाश दिखाता है और समझाने की कोशिश करता है कि ये सब सच है। अभी भी जेड यकीन नहीं कर रहा था, उसे लगा शायद ये कोई पुतला है उसे डराने के लिए। मगर जब वो ध्यान से देखता है तब उसकी अकल ठिकाने आ जाती है। वो काफी डर गया, क्योंकि अभी तक वो जिन बातों को मजाक मान रहा था वो सब सच निकली। शाम होने से पहले प्रैंक को बॉक्स में बंद किया जाता है और बाकी लोग अपने अपने घरों में चले जाते हैं। जेड अब से कैनी के यहाँ रहने वाला है। एपिसोड के अंत में दिखाया जाता है कि अंधेरा होने के बाद वो राक्षस जंगल से निकल आते हैं। घबराया हुआ प्रैंक बॉक्स में बैठा था और तभी वो राक्षस बॉक्स को तोड़कर अंदर आते हैं और उसे मार देते हैं। यहीं पर एपिसोड 3 का दी एंड। ये कहानी कंटिन्यू है।